प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे हमारा जो पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसका अगला पार्ट। हमने पढ़ा था पिछले भाग में प्रिंट माध्यम के बारे में, जिसे छपाई वाला माध्यम कहते हैं। प्रिंट माध्यम यानी छपाई वाला माध्यम, मुद्रित माध्यम। आज हम पढ़ेंगे रेडियो। रेडियो हमारा ऐसा माध्यम है जो ध्वनि पर आधारित है। इसे श्रव्य माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य माध्यम। रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। तो प्रश्न आएगा, रेडियो किस पर आधारित होता है या किस पर जो है आश्रित होता है? तो बताएंगे ध्वनि, स्वर और शब्दों, इन पर जो है ये चलता है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। श्रोताओं से संचालित माध्यम कौन सा है? रेडियो। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हैं। यानी कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उनको जो है ये स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। अगर किसी समाचार या लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ भी देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा। यानी कि जो समाचार प्रसारित किया जाएगा उस समय का उसे जो इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी उसे एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश का सहारा लेगा या शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। कैसा है? एक रेखीय, लीनियर माध्यम है। और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। यानी कि इसी के आधार पर उसका स्वरूप निश्चित किया जाता है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों या तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। यानी कि उसका जो है अधिक महत्व होता है। रेडियो में शब्द और आवाज ही महत्वपूर्ण है, मूल आधार है। तीनों ही माध्यमों, प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। रेडियो समाचार की संरचना मतलब बनावट। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है, अलग है। चूंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड। इसमें क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात पहले आती है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण आती है और अंत में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण बातें आती हैं। यानी कि जो सबसे
महत्वपूर्ण बात है, मुख्य संदेश जो है, मुख्य भाव जो सबसे पहले बताया जाता है, उसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। इसी तरह या सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज, कहानियां इसी शैली में लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी मुख्य जो संदेश होता है, मुख्य जो बात होती है, वो सबसे पहले जो लिखते हैं और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम यानी काल के अनुसार, कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित यानी कि बांटा या विभाजित करना, उनको जो है 3 भागों में बांट दिया जाता है या बांटा जा सकता है। इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार के इंट्रो या लीड, समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज यानी समाप्त नहीं किया जाता है, समापन जैसी कोई चीज नहीं होती है और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये है इंट्रो। और एक और उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। ये रेडियो के इंट्रो दिए गए हैं। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें। समाचार लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी बातें कौन कौन सी हैं, तो देखें। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी यानी टाइप की हुई। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। कहने का आशय है कि जो समाचार वाचक या वाचिका हैं समाचार को पहले पढ़ेंगे। क्या करेंगे? समाचार को पढ़ेंगे या जो तथ्य दिए गए हैं उनको पढ़ा जाएगा। उसके बाद श्रोता उसको सुनते हैं। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक या वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बंटता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। प्रसारण के लिए
तैयार की जाने वाली या की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर या कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हाशिया होता है खाली जगह, पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई लाइन आधी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस खबर को कितना बड़ा लेना है, यानी कौन सी खबर किस स्थान पे आएगी और जो है कितनी खबर लेनी है उसको। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर यानी कि एब्रीविएशन, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों में लिखा जाना चाहिए, यानी कि 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन 28,37,550 लिखने के बजाय 28,37,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक या वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह अखबारों में प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेतों या संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है, यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। जहां भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 28,37,550 रुपए को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है, यानी कि अच्छा रहेगा। 28 लाख लगभग लिख देंगे हम, लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है, बहुत अच्छा है अगर हम ऐसा लिखेंगे तो। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, यानी नजदीकी जो पूर्णांक है, पूर्णांक है, उसमें लिखा जाना चाहिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझना या समझ पाना काफी कठिन होता है। आंकड़े तुलनात्मक हो तो बेहतर होता है। इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है। ज्यादा संप्रेषणीय है, संप्रेषणीय होता है पहुंचने वाला, श्रोताओं की समझ में आने वाला। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं किए जाने चाहिए, शुरुआत जो है संख्या से नहीं करनी चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1985 न कि अगस्त 15 1985, इस तरह से हमें नहीं लिखना चाहिए।
डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी तरह समाचार में समय, संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए, यानी कि प्रयोग ना किया जाए। और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। यानी कि जो प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं, उन्हीं संक्षिप्त अक्षरों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट नंबर 2। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में इससे संबंधित प्रश्नों को लिख लेंगे और लिख के उनको याद करना है। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक ये सारा काम जो है सभी कंप्लीट कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।